आज अमर शहीद क्रांतिकारी ऐसे खुदीराम बोस का शहादत दिवस है, जिसने 18 साल 8 महीने और 8 दिन की छोटी सी आयु में अपने प्राणों को मां भारती के ऊपर कुर्बान कर दिया। जो हंसते हंसते एक शेर की तरह फांसी के फंदे पर चढ़ गया, जिसने 1857 की क्रांति के बाद लगभग 51 वर्ष बाद 1908 में बंगाल विभाजन के बाद सोए हुए भारत के शोणित में शौर्य का संचार किया। ऐसे शहीद आजम खुदीराम बोस, जिसको पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया नहीं गया, जिसके बारे में बताया नहीं गया। 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो मुजफ्फरनगर की जेल में बिहार में जहां उनको फांसी दी गई, वहां पर एक स्मारक बनाने के लिए वहां के लोगों ने पंडित नेहरू को आमंत्रित किया कि आप आइए, खुदीराम बोस एक महान क्रांतिकारी थे, उस क्रांतिकारी के स्मारक का आप शुभारंभ कीजिए ताकि क्रांतिकारियों को सम्मान मिले, जिन्होंने आज़ादी दिलाई उनको सम्मान मिले। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले हाँ की और उसके बाद मना कर दिया। उसने कहा कि मैं गांधीवादी हूं। खुदीराम बोस ने आतंकवादी काम किया था और मैं ऐसे आतंकवादी और हिंसावादी काम का समर्थन नहीं कर सकता। हमें दुख है कि ऐसे लोग जिन्होंने क्रांतिकारियों का सम्मान नहीं किया, जिन्होंने क्रांतिकारियों को उनका श्रेय नहीं दिया, जिन्होंने क्रांतिकारियों को अपना आदर्श नहीं माना, उनको इस देश में 70 सालों तक सत्ताओं के शीर्ष पर बैठा कर रखा। आज देश में एक राष्ट्रवादी सरकार आई है। आइए पहले हम बात करते हैं खुदीराम बोस जी के बारे में। उनकी कहानी को पढ़ाया नहीं गया, उनकी कहानी के बारे में बताया नहीं गया। आज हम पूरे देश के प्रकाशकों को देख लेते हैं तो खुदीराम बोस के ऊपर अभी 3-4 वर्ष पहले एक पुस्तक आई है और कोई पुस्तक भी नहीं आई। उस खुदीराम बोस के बारे में, जिसके बारे में जानकारी बहुत कम है, उस खुदीराम बोस के बारे में आइए हम बात करते हैं। खुदीराम बोस जी का जन्म 3 दिसंबर को 1889 में पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवैनी नामक गांव में हुए। उनके पिताजी बाबू त्रैलोक्यनाथ बोस जी थे, उनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया जी था। और उनके जो बाबू थे वो उस समय जो उनके क्षेत्र में जो रियासत थी, उस रियासत में तहसीलदार थे। तो तहसीलदार होना क्या होता है यह आप समझ सकते हैं। एक अच्छे भले परिवार में उनका जन्म हुआ था। खुदीराम बोस को बचपन से ही आजादी की ऐसी लगन लगी कि बचपन से ही उन्होंने तय कर लिया था कि मुझे क्रांतिकारी बनना है। उस समय लोकमान्य तिलक को 4 पेज का संपादकीय लिखने के कारण मांडले की जेल में कारावास दिया था। खुदीराम बोस को जब बचपन में यह पता लगा तो उन्होंने जीवन में एक संकल्प लिया कि मुझे इसका बदला लेना है। खुदीराम बोस अपनी नराजोल एस्टेट के तहसीलदार थे, जैसा मैंने आपको सामने बताया। उनको कई वर्षों तक जब पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने काली माता की, सिद्धेश्वरी देवी की लगातार 3 दिन तक पूजा की और तीसरी रात माता काली ने उन्हें को सपने में दर्शन दिया कि तुम्हें पुत्र मिलेगा और ऐसा पुत्र मिलेगा जो बहुत बड़ा काम करेगा, यशस्वी होगा, लेकिन अधिक दिन तक जीवित नहीं रहेगा। तो उस समय के रिवाज के लिहाज से बंगाल में एक प्रथा होती थी कि जब कोई छोटा बच्चा होता था और जब उसके बारे में ये अंदेशा होता था, ज्योतिषी कहते थे कि ये अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहेगा, तो उसको किसी को बेच दिया जाता था। तो खुदीराम बोस की एक बड़ी बहन थी, उस बड़ी बहन ने उसको 3 मुट्ठी चावल देकर खरीद लिया और जिसके कारण उसका नाम खुदीराम पड़ा कि खरीदा हुआ। तो उसकी बहन ने परिवार में ही एक रस्म करने के लिए उसको खरीद लिया ताकि इसकी छोटी आयु में डेथ ना हो, छोटी आयु में इसकी आयु लंबी हो, ऐसी वहां पर मान्यता थी। 6 वर्ष की आयु में खुदीराम के माता पिता चल पड़े। उनकी जो दीदी थी, बड़ी बहन थी अपरूपा देवी, का विवाह हो चुका था। खुदीराम बोस को उन्होंने अपने घर में लेकर गई। अपने घर में उनका भी एक बेटा था जो खुदीराम बोस का हमउम्र था। उनके साथ तमलुक शहर में हैमिल्टन स्कूल में वो पढ़ने लगे। खुदीराम बोस 12 साल के हो चुके थे। खुदीराम बोस का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उनके अंदर एक विशेष क्रांतिकारी के गुण थे और स्कूल में भी वो ऐसे छात्र के रूप में जाने जाते थे जिनके अंदर कष्ट सहन करने की अपूर्व क्षमता थी। उनके स्कूली जीवन के बारे में हमें पता लगता है कि वो बड़े निडर थे। वो खेल खेल में जंगल में चले जाते थे और जंगल में जाकर वो सांपों को पकड़ लाते थे। थोड़ी देर तक सांप के साथ खेलते थे, उसके बाद वापस उसको जंगल में छोड़कर आ जाते थे। एक बार वो अपने बच्चों के साथ शरारत कर रहे थे, एक ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ गए। ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ गए तो वहां ऊंचे पेड़ से कूदे तो उनको बहुत चोट आई, उनके कपड़े भी फट गए। तभी उन्होंने देखा कि उनके टीचर आ गए हैं, तो दुख और तकलीफ को भीतर भीतर उन्होंने पी लिया और टीचर के सामने ऐसा शो किया कि हम तो खेल रहे थे, हमें किसी प्रकार की चोट नहीं लगी।
खुदीराम बोस बचपन से ही बहुत दयालु थे। जब 6 साल की उम्र में उनके माता पिता का देहांत हो गया तो उनके पिता को उस समय की जो उनकी स्टेट थी जहां पर वो तहसीलदार थे, उनके राजा ने उनकी शादी में एक पश्मीना शाल दिया था। खुदीराम बोस के घर के पास एक भिखारी रहता था। उस भिखारी को जब एक बार उन्होंने सर्दी में ठिठुरते हुए देखा और देखा कि इसके पास कपड़े नहीं हैं, तो वह कीमती पश्मीना शाल ले जाकर वो उनको दे दी। जब उनकी दीदी ने, जब वो शाल ले जाकर जा रहे थे, दीदी ने देखा कि ये शाल लेकर भिखारी को देने के लिए ले जा रहा है, तो उसने कहा कि तुम इस भिखारी को दे दोगे तो ये इस शॉल को मत दो, कुछ और दे दो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ये शॉल दूंगा। तो उसने कहा कि वो भिखारी तो इस शॉल को बेच देगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, बेच भी देगा तो उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उसकी सहायता करनी है। जहां पर खुदीराम बोस रहते थे वहां पर, और उनके अंदर क्या गुण थे, स्कूल के अंदर जब वो पढ़ते थे तो उस समय तमलुक शहर में हैजा फैला, तो हैजे में बहुत सारे लोग मारे गए। तो उस हैजे में खुदीराम बोस अपने जान की परवाह ना करते हुए रोगियों की सेवा करने का काम करते थे। और खुदीराम बोस के अंदर क्या गुण थे कि एक बार जब हैजा फैला हुआ था तो बहुत खुदीराम बोस के दोस्तों ने कहा कि शमशान घाट में लोगों को बहुत जलाया जाता था। तो उनके दोस्तों ने कहा कि शमशान घाट में भूत रहते हैं और यहां पर कोई भी नहीं जा सकता। तो खुदीराम बोस ने कहा कि मैं जाता हूं। तो खुदीराम बोस शमशान घाट में गए, वहां से पेड़ की टहनी तोड़कर लाए। तो बचपन से ही खुदीराम बोस की आदत थी कि बहादुरी का कोई भी कार्य करना हो तो वो हंसते हंसते करते थे, कभी भी पीछे नहीं रहते थे। रात को 12 बजे वो शमशान घाट के अंदर गए। शमशान घाट में के अंदर जाकर उन्होंने टहनी तोड़कर लाए और उन्होंने सिद्ध किया कि मुझे किसी भी भूत प्रेत से डर नहीं लगता। ऐसे ही एक बार उनके स्कूल में उनके शिक्षक ने, जब कुछ बच्चे शरारत कर रहे थे तो उनके शिक्षक ने पूछा कि तुम में से देखते हैं कि किसमें कितनी हिम्मत है। तो उसने कहा कि ये मेज के ऊपर मुक्का मारो। तो जहां उनके साथी 10-20 मुक्के मारकर रुक गए, खुदीराम बोस 50, 100, 200 मुक्के मारते रहे। जब तक उनके हाथ से खून नहीं निकल आया तब तक वो लगातार मुक्के मारते रहे। और खून निकलने के बाद भी उनके शिक्षक ने उनको रोका कि अब रुक जाओ, हमें यकीन हो गया तुम बहुत बहादुर हो, बहुत शौर्यवान हो, बहुत शक्तिशाली हो। ऐसे ही जब वो स्कूल में रहते थे तो उस समय स्कूल में पढ़ते पढ़ते वहां उस शहर में अरविंदो घोष का आना जाना होता था। भगिनी निवेदिता मदीनीपुर में कई बार गई, वहां उनकी जनसभाएं होती थी, क्रांतिकारियों के साथ गोपनीय बैठक होती थी और खुदीराम बोस उन जनसभाओं में, उन बैठकों में शामिल होते थे। अरविंदो घोष को, भगिनी निवेदिता को, इनको लगातार सुनते रहते थे। 1905 में इस बीच में एक बड़ी घटनाक्रम हुई। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल के विभाजन के समय आंदोलन चला, स्वदेशी का आंदोलन चला, लोकमान्य तिलक ने आंदोलन चलाया, वीर सावरकर ने आंदोलन चलाया। तो उस समय खुदीराम बोस भी उस आंदोलन में शामिल हो गए। और खुदीराम बोस जब उस आंदोलन में शामिल हुए तो उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। उस समय स्कूल में एक बार स्वदेशी को हीन दृष्टि से देखा जाता था। तो एक बार उनके स्कूल में कोई एक बच्चा स्वदेशी धोती पहनकर आ गया, खादी की धोती। तो दूसरे बच्चे मजाक उड़ाने लगे। तो खुदीराम बोस ने, जिसने स्वदेशी की धोती पहनी हुई थी, उस बच्चे का पक्ष लिया और कहा कि स्वदेशी वस्त्रों को पहनना गर्व और गौरव की बात है। हम जो स्वदेशी पहनेगा उसको बचाएंगे और उसका साथ देंगे। स्वदेशी पहनने के गौरव के विषय में खुदीराम बोस जब छोटे थे तभी उन्होंने महसूस कर लिया था। जब वंग भंग हुआ, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर की प्रेरणा से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। उस समय बंगाल के एक और क्रांतिकारी थे, हेमचंद्र कानूनगो। वो जमींदार थे। 1896 में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और सारी संपत्ति बेचकर यूरोप चले गए। यूरोप में पेरिस में जाकर वो श्यामजी कृष्ण वर्मा और मैडम बीकाजी गामा से मिले और वहां जाकर उन्होंने 174 पेज का बम बनाने का मैनुअल लेकर आए। उस समय तक क्रांतिकारियों के पास बम की टेक्नोलॉजी नहीं होती थी और क्रांतिकारियों को यह लगता था कि अंग्रेजों को यदि भगाना है तो उनका मुकाबला हम तलवार से नहीं कर सकते, उसके लिए तो बम बनाना सीखना पड़ेगा। आज के जमाने में हम कहें तो आप यूं समझ सकते हैं कि किसी देश में जो बड़े बड़े समूह हैं वो सोचते हैं कि किसी तरह हमें परमाणु बम मिल जाए, मिसाइल मिल जाए। तो उस समय आज की मिसाइल, आज के समय में परमाणु बम जो टेक्नोलॉजी है, उस प्रकार से उस समय बम बनाने की टेक्नोलॉजी थी। तो 174 पेज का बम बनाने का मैनुअल लेकर और बम बनाना सीख कर हेमचंद्र कानूनगो और कुछ क्रांतिकारी पेरिस से वापस आए थे। तो खुदीराम बोस ने एक बार, जब वो छोटे थे, तो हेमचंद्र कानूनगो जब पेरिस से वापस आए तो बंगाल की सड़कों पर, मदीनीपुर की सड़कों पर जब जा रहे थे तो उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया और रास्ता रोककर कहा
कि हेमचंद्र जी मुझे आप पिस्तौल दो, मैं अंग्रेजों को मारूंगा। अब हेमचंद्र कानून को मैनुअल लेकर आए थे, लेकिन वो गुपचुप तरीके से काम करते थे। वो एकदम हक्के बक्के रह गए कि ये छोटा सा बच्चा ये मेरे सामने आकर कहता है कि पिस्तौल दो, कितना बड़ा निडर और बहादुर ये बच्चा है। तो उन्होंने उस बच्चे का, क्रांतिकारियों ने उस बच्चे की परीक्षा ली, उसको शपथ दिलवाई, लहू के साथ उसका तिलक किया गया और उससे संकल्प दिलवाया गया कि क्रांतिकारियों का काम करते हुए वो कभी भी विचलित नहीं होगा और क्रांतिकारियों के जो गुप्त चीजें हैं वो किसी को बताएगा नहीं। उस समय कोलकाता में ही प्रेसिडेंसी कॉलेज के जो केमिस्ट्री विभाग है उसमें उल्लासकार दत्त नाम के एक और विद्यार्थी थे। उल्लासकार दत्त भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जिनके बारे में पढ़ाया नहीं गया। उनको उनका जो युगांतर संगठन था उसमें बम बनाने का विभाग बनाया गया, उसका प्रभारी बनाया गया। अरविंदो जी के साथ उन्होंने बम बनाना सिखाने का प्रशिक्षण का स्कूल खोला। मुदनापुर शहर में लोगों ने संकल्प किया कि बंगाल का ये जो विभाजन किया गया है इसको जब तक वापस नहीं ले लेते हैं तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। खुदीराम बोस उस समय नौजवानों की तलाश में रहते थे, नौजवानों की मीटिंग करते थे, गांव गांव में जाते थे, नौजवानों को समझाते थे। उस समय उनके पास जो थैले में 3 पुस्तकें रहती थी, भागवत गीता रहती थी, स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकें रहती थी, क्रांतिकारियों की जीवनी रहती थी और उस समय शखाराम गणेश देवस्कर नाम के एक हमारे बुद्धिजीवी हुए हैं क्रांतिकारी, जिन्होंने देशेर कथा के नाम से बांग्ला भाषा में एक पुस्तक लिखी थी जिसमें बताया गया था कि आजादी का क्या महत्व है और अंग्रेजों ने कैसे हमारे भारत को गुलाम बना के रखा है। तो इस प्रकार से लगातार फरवरी 1906 से लेकर दिसंबर 1907 तक लगातार स्वदेशी का प्रचार प्रसार चलता था। वहां पर मदीनापुर में एक शिव मंदिर है। उस शिव मंदिर में एक बार खुदीराम बोस अपने बहन के बेटे के साथ घूमने के लिए गए। तो जब वो अपनी बहन के बेटे के साथ घूमने के लिए उस शिव मंदिर में गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर बड़ी भीड़ लगी हुई है। तो उन्होंने अपनी बहन के बेटे से पूछा कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। तो उन्होंने देखा कि वहां पर लोग जमीन पर लेटकर जैसे दंडवत प्रणाम करते हुए कोई पैदल यात्रा करता है तो वैसी पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये पैदल यात्रा ऐसे दंडवत करके उल्टे लेट कर क्यों जा रहे हैं। तो उनकी बहन के बेटे ने बताया कि यहाँ पर जो दंडवत प्रणाम करके भगवान शंकर के सामने कुछ भी वरदान मांगता है या विश करता है या इच्छा करता है तो वो इच्छा पूरी होती है। तो खुदीराम बोस उस दिन शाम को भगवान शिव के मंदिर के सामने लेट गए और 24 घंटे तक लेटे रहे। जंगल के अंदर मंदिर होता था, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू भी रहते थे। तो 24 घंटे तक वो लेटे हुए परिक्रमा करते हुए तो वहां पर भगवान शंकर की आराधना करते रहे। तो जब हेमचंद्र कानून गो और उनके परिवार में पता लगा तो देखा गया कि खुदीराम बोस 24 घंटे से गायब है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्होंने उसको ढूंढवाने की कोशिश की तो पता लगा कि ये तो मंदिर के अंदर है। तो वो मंदिर के अंदर गए और वहां पर जब उन्होंने देखा कि खुदीराम बोस तो उल्टे लेटे हुए हैं तो उन्होंने उसको उठाया। उन्होंने जब उसको उठाया और उन्होंने घर चलने के लिए कहा तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या इच्छा करने के लिए भगवान शंकर के सामने दंडवत प्रणाम कर रहे थे, ये परिक्रमा कर रहे थे। तो उसने कहा कि मेरी इच्छा थी कि मैं इस देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाऊं, इसके लिए मैं भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहा था। लोग भगवान से इच्छा करते हैं कि हमें धन मिले, संपत्ति मिले, हमारा मकान मिले, हमारी शादी हो, हमें सुख सुविधाएं मिले। खुदीराम बोस के बचपन से ये इच्छा थी कि मेरा जीवन तो देश के लिए है और यदि देश को मैं आज़ाद करवा पाया तो ये मेरा सबसे बड़ा काम होगा। खुदीराम बोस ने अपने पास गीता वो हमेशा रखते थे, देशभक्ति की पुस्तकें रखते थे। इटली के 2 क्रांतिकारी हुए हैं, एक तो मैजिनी, एक गैरीबाल्डी। लाला लाजपत राय जी ने मैजिनी और गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी है। लाला लाजपत राय से पहले बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों ने मैजिनी और गैरीबाल्डी की जीवनी का अनुवाद किया। खुदीराम बोस अपने थैले में हमेशा मैजिनी और गैरीबाल्डी की जीवनी रखते थे। और ये जो गैरीबाल्डी और मैजिनी है ये कितने बड़े क्रांतिकारी हैं इसका अंदाजा लगा लीजिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी इनसे प्रेरणा लेते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी बेटी का नाम अनीता रखा। क्योंकि अनीता गैरीबाल्डी के परिवार से उसके परिजन के एक सदस्य का नाम था। तो इतने बड़े क्रांतिकारी मैजिनी और गैरीबाल्डी थी। तो उनकी पुस्तकें खुदीराम बोस हमेशा अपने थैले में रखते थे। और खुदीराम बोस क्योंकि ब्रह्मचारी थे, व्यायाम करके, लगातार प्राणायाम करके, योग करके उन्होंने अपने शरीर को बहुत मजबूत बना लिया था। शरीर को मजबूत बनाकर उन्होंने लाठी चलाना सीख लिया था बम बनाने के साथ साथ। तो एक बार पास के गांव में कुछ लठैत थे, कुछ मुस्लिम लठैत थे, तो उन्होंने आपस में चुनौती देते थे। तो एक बार उन्होंने चुनौती दी कि हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो खुदीराम बोस उनके सामने गए
और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। तो उन्होंने देखा कि ये छोटा सा बच्चा है, ये हमसे क्या मुकाबला करेगा, हम तो इनको चुनौती नहीं दे पाएंगे। तो खुदीराम बोस ने कहा कि चलो मुकाबला करो। तो 4-4 लठैतों को खुदीराम बोस ने अकेले ने धूल चटा दी थी। 1906 में मदिनीपुर में एक और घटना हुई। क्रांतिकारियों का अड्डा, सत्येंद्रनाथ बोस के नाम से एक और क्रांतिकारी थे जिनकी हैंडलूम की फैक्ट्री थी, वो क्रांतिकारियों का स्थान था। वहां पर क्रांतिकारी अपनी गुप्त सभा करते थे, गुप्त मीटिंग करते थे। और इसके साथ साथ मदिनीपुर में ही सत्येंद्रनाथ बोस के घर के पास एक काली मंदिर था। वहां पर नौजवानों को, नए नौजवानों की काउंसलिंग की जाती थी, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। और उनकी काउंसलिंग और ब्रेन वॉश करने के बाद रक्त से, उनके हाथ को कट करके उनके रक्त से तिलक करवाया जाता था और संकल्प दिलवाया जाता था कि क्रांति के काम में कभी भी वो कायरता का साथ नहीं देंगे, कभी भी इस रास्ते से विचलित नहीं होंगे और कभी भी जो भी दुख आए, बाधा आए, उसका हंसते हुए सामना करेंगे। ऐसे ही 1906 में फरवरी में मिदनापुर में एक इंडस्ट्रियल, औद्योगिक और एग्रीकल्चर की प्रदर्शनी अंग्रेजों ने लगाई हुई थी। आसपास के प्रांतों से और बहुत सी भीड़ वहां पर आई हुई थी। तो क्रांतिकारियों ने सोचा कि यहां पर हम अपने मत का प्रचार प्रसार करते हैं। तो क्रांतिकारियों ने सोनार बंगला के नाम से एक पत्रक छपवाया था। उस पत्रक में क्या था, बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने क्यों किया, अंग्रेजों ने कैसे बंगाल को लूटा, भारत के पैसे से कैसे इंग्लैंड में धन संपत्ति आ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, औद्योगिक क्रांति आ रही है। तो ये उस पत्रक में था और भारत की आजादी के लिए नौजवानों से आह्वान था। तो उस समय क्रांतिकारियों के पास सोशल मीडिया नहीं था, उस समय ना फेसबुक था ना ट्विटर था। क्रांतिकारी बहुत मुश्किल से कोई पत्रक छपवा पाते थे और उस पत्रक को बांटने के लिए वो अपनी जान भी दांव पर लगा देते थे। तो वो औद्योगिक मेला जो चल रहा था उसमें सत्येंद्रनाथ बोस का जो सोनार बंगला जो पत्रक है वो उन्होंने बांटने के लिए खुदीराम बोस को जिम्मेदारी दी। थोड़ी देर में पुलिस वालों को पता लग गया। पुलिस वाले ने खुदीराम बोस को पकड़ने की कोशिश की। खुदीराम बोस ने पुलिस वाले की नाक के ऊपर घुसा मारा, उसकी पिटाई की और वहां से भाग गए। अब थोड़े दिन बाद कुछ लोगों ने उसकी शिकायत कर दी और खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया। खुदीराम बोस को पकड़ने के बाद उनको कई महीने की सजा दी गई। सजा भुगतने के बाद खुदीराम बोस फिर जेल से बाहर आए। फिर जेल से बाहर आने के बाद फिर उन्होंने पत्रक बांटने शुरू कर दिए। और फिर 1907 में खुदीराम बोस ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन के ऊपर एक ट्रेन की बोगी उड़ाने की योजना बनाई। इसके बारे में कभी बताया नहीं जाता है। खुदीराम बोस और क्रांतिकारियों ने उस समय जो बंगाल का गवर्नर होता था, ये सोचा कि बंगाल का जो विभाजन हुआ है इसमें गवर्नर का सबसे बड़ा हाथ है। यदि हम बंगाल के गवर्नर को मार देते हैं तो यूरोप तक इसकी गूंज सुनाई देगी। तो उन्होंने बंगाल के गवर्नर को मारने के लिए एक बोगी को उड़ाने की योजना बनाई, बम से हमला किया। अब ये दुर्भाग्य देखिए कि जिस बोगी में गवर्नर को होना था, गवर्नर ने बोगी चेंज कर ली, वो दूसरी बोगी में था। क्रांतिकारियों का प्रयास सफल नहीं हो पाया। उस समय किंग्सफोर्ड नाम का एक जज था जो मिदनापुर में कार्य करता था। उसने अरविंदो घोष को सजा देने का काम किया और इसके साथ साथ वो जब भी कोई क्रांतिकारी आता था तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देता था। अंग्रेजों का बहुत बड़ा पिट्ठू था, अंग्रेज ही था और क्रांतिकारियों से बहुत घृणा करता था। और उनके बच्चों के खिलाफ कोई भी, क्रांतिकारियों के खिलाफ कोई भी शिकायत आती थी तो उस शिकायत में वो बड़ी कड़ी से कड़ी सजा देता था। तो क्रांतिकारियों को यह लगता था कि इस किंग्सफोर्ड से हमें बदला लेना है। तो उस समय जब खुदीराम बोस को जेल से छोड़ा गया तो जेल से छोड़ने के बाद खुदीराम बोस का पूरे जिले में जुलूस निकाला गया। खुदीराम बोस ने बम बनाना सीख लिया था। किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों को सजा देता था। उस समय जो युगांतर छपता था, वंदे मातरम छपता था, संध्या शक्ति छपता था, उसके संपादकों को, पत्रकारों को, लेखकों को कोई उस अखबार को बांटता भी था तो उस अखबार को बांटने वाले में यदि कोई बच्चा भी पकड़ा जाए तो उस बच्चे को भी कोड़े लगाने की सजा देता था, जेल के अंदर डाल देता था, भयंकर यातनाएं देता था। तो इन सारे कार्यों को करते हुए किंग्सफोर्ड हमारे क्रांतिकारियों के टारगेट पर था कि किंग्सफोर्ड को किसी भी तरीके से हमें मजा चखाना है। तो किंग्सफोर्ड को मारने के लिए क्रांतिकारियों ने उस समय पार्सल में एक बम भेजा कि हम पार्सल भेजेंगे, पार्सल जैसे ही खोलेंगे तो बम फटेगा। किंग्सफोर्ड के नाम पार्सल भेजा गया। खुदीराम बोस और उसके क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड की जगह पार्सल उनकी कोर्ट के किसी दूसरे व्यक्ति ने खोला और क्रांतिकारियों की यह योजना भी निष्फल हो गई। अब अंग्रेजों को पता लग गया था कि किंग्सफोर्ड की जान को खतरा है, क्योंकि किंग्सफोर्ड
अंग्रेजों का हिमायती है और क्रांतिकारियों के निशाने पर है। तो किंग्सफोर्ड का तबादला मिदनापुर से करके उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले में जब कर दिया तो वहां के क्रांतिकारियों ने निर्णय लिया कि हमें तो बदला लेना है, और बदला लेने के लिए उन्होंने प्रफुल्ल चाकी नाम के एक क्रांतिकारी और खुदीराम बोस दोनों की ड्यूटी लगाई कि हम इन दोनों की ड्यूटी लगाते हैं कि ये वहां मुजफ्फरपुर में जाएंगे, किंग्सफोर्ड की रेकी करेंगे, और रेकी करने के बाद या तो कोर्ट में या उसके घर में या वो कहीं जाता है तो वहां पर उसकी हत्या करेंगे और भारती के अपमान का बदला लेंगे, अरविंदो घोष के अपमान का बदला लेंगे, क्रांतिकारियों के अपमान का बदला लेंगे, और अंग्रेजों के यूरोप तक, उनके ब्रिटेन तक हम ये संदेश देंगे कि भारत के अंदर अब आप लोगों का रहना सुरक्षित नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। अब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की ड्यूटी लगाई गई। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर जिले में पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक धर्मशाला में कमरा लिया और वहां पर रहकर किंग्सफोर्ड की रेकी करना शुरू किया। उनकी कोर्ट में गए, वो कोर्ट में उनको देखा, उनकी दिनचर्या को देखा, और जब उन्होंने देखा कि शाम को खुदीराम बोस एक जो अंग्रेजों का जो क्लब बना हुआ है उस क्लब में रोज जाते हैं, उसकी बग्गी को उन्होंने देख लिया। बम बनाकर उन्होंने तैयारी कर ली कि आज शाम को जब किंग्सफोर्ड जाएगा और जाकर क्लब से जाने के बाद जब शाम को अंधेरा हो जाएगा, 8, साढ़े 8, 9 बजे जब वो वापस निकलेगा तो हम बग्गी के ऊपर बम फेंकेंगे और किंग्सफोर्ड को मार देंगे। 30 अप्रैल को 1908 को दोनों बाहर निकले, किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर घोड़ागाड़ी की राह देखने लगे। पुलिस के गुप्तचरों ने उनको देख लिया, उन्होंने उनको टालना चाहा, लेकिन वो वहां से एक बार उनकी नज़रों से बचते हुए एक बार हट गए, दोबारा वहां से क्लब के पास आ गए। जब उन्होंने वापसी में क्लब से एक बग्गी को निकलते हुए देखा तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर किंग्सफोर्ड होगा। उन्होंने बम फेंक दिया और उन्होंने सोच लिया कि अब बग्गी के अंदर किंग्सफोर्ड है तो उसका काम तमाम हो गया होगा। और बम फेंकने के बाद जब उन्होंने देखा कि उस बम की आवाज़ 3 मील तक सुनाई दी और उन्होंने देखा कि पूरा हो हल्ला हो गया है, पुलिस आ चुकी है, तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों अलग अलग दिशाओं के अंदर चले गए। प्रफुल्ल चाकी अलग दिशा में गए, खुदीराम बोस अलग दिशा में गए। खुदीराम बोस लगातार रात भर लगभग 24 मील तक, लगभग 36 किलोमीटर तक चलते रहे और वैनी रेलवे स्टेशन पर जाकर उन्होंने विश्राम किया। वहां पर जब वो स्टेशन पर गए तो एक दुकान पर जब वो गए तो दुकान पर जाकर उन्होंने जब बात की तो बात करते हुए जब उनको पता लगा कि किंग्सफोर्ड मरा नहीं है तो उनके मुंह से निकल गया, क्या किंग्सफोर्ड मरा नहीं है? तो वहां पर पुलिस के कुछ सिपाही बैठे हुए थे, गुप्तचर बैठे हुए थे, उन्होंने खुदीराम बोस को पकड़ लिया। खुदीराम बोस ने भी भागने की कोशिश नहीं की। खुदीराम बोस को पकड़ने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जब उसको पेश किया गया तो वकील कालिदास बसु ने कहा कि मैं आपकी पैरवी करूंगा। तो खुदीराम बोस ने कहा कि मुझे किसी की पैरवी करवाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो हंसते हंसते अपने प्राण देने के लिए, फांसी के फंदे को चूमने के लिए ही इस क्रांतिकारी पथ के ऊपर आगे बढ़ा हूं। तो खुदीराम, जब वकील कालिदास ने कहा कि इससे तुम्हें फांसी की सजा हो सकती है, तो खुदीराम बोस ने कहा कि प्राचीन काल में भी पहले भी जो राजपूत औरतें होती थी वो चिता की आग में बिना डरे घुस जाती थी, मैं भी उसी तरह जैसे जोहर करती थी हमारी वीरांगनाएं वैसे ही निर्भीकता के साथ मैं अपनी शहादत दूंगा, तो मैं फांसी से डरता नहीं हूं। फिर भी खुदीराम बोस के क्रांतिकारियों ने एक वकील खड़ा किया, जज के सामने खुदीराम बोस को पेश किया गया। जब जज के सामने खुदीराम बोस को पेश किया गया तो खुदीराम बोस डरे नहीं, और जब वो डरे नहीं तो लगातार जब वो बात करते रहे, जब उनको फांसी की सजा सुना दी गई तो लास्ट में उन्होंने कहा कि जज साहब मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो जज साहब ने कहा कि जब तुम इतने छोटे से बच्चे हो तुमने कैसे बम बनाया? तो खुदीराम बोस ने कहा कि जज साहब यदि आप मुझे 2 दिन 3 दिन का टाइम दें तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूं। जज के सामने उसने कहा कि आप मुझे मौका दें ताकि मैं बम बनाने की टेक्निक बता सकूं। खुदीराम बोस की योजना थी कि इस समय कोर्ट में पत्रकार मौजूद हैं, आम जनता मौजूद है, यदि कोर्ट में मुझे मौका मिलता है कि कैसे बम बनाया जाता है, तो हेमचंद्र कानूनगो को पेरिस जाना पड़ा, विद्यालय चलाना पड़ा बम बनाने का, मैं यदि बम बनाने की टेक्निक कोर्ट में बताता हूं तो पत्रकार अखबार में छापेंगे और पूरे देश के नौजवानों तक बम बनाने की टेक्निक पहुंच जाएगी। ये योजना खुदीराम बोस की थी। अंग्रेजों का जज समझ गया कि इसको यदि मैं जेल कोर्ट के अंदर बोलने का मौका दूंगा तो ये बम बनाने की टेक्निक सार्वजनिक कर देगा और इससे अंग्रेजों का नुकसान होगा, तो उसने उसको मौका नहीं दिया और जेल भेज दिया। आज के दिन 11 अगस्त को खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाकर जब उनको फांसी के फंदे पर ले जाया गया तो हंसते हंसते
उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा। और जब उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा तो अंत में उन्होंने कहा कि मैं अपनी दीदी के नाम, अपनी मौसी के नाम, अपनी दीदी के नाम संदेश दिया कि मैं 18 महीने बाद दोबारा जन्म लूंगा, अपनी मौसी के घर जन्म लूंगा, और अगर तुम मुझे पहचान नहीं पाओ तो तुम्हें गले के ऊपर फांसी के फंदे का निशान मिलेगा। खुदीराम बोस की शहादत से क्या हुआ? खुदीराम बोस की शहादत के बाद जब उनका अंतिम जुलूस निकला तो हजारों लोगों की भीड़ उसके पीछे थी। जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो अपने घर से हाथी दांत के डिब्बियां लाकर, ताबीज लाकर लोगों ने उस राख को भर लिया कि हम खुदीराम बोस की राख का बना हुआ ताबीज अपने बच्चों को पहनाएंगे ताकि वो भी उनकी तरह बहादुर बन सके। खुदीराम बोस की शहादत के बाद हजारों लोगों का जुलूस निकला, और जुलूस निकलने के बाद जो बंगाल के जो बुनकर थे, जो जुलाहे थे, उन्होंने ऐसी धोती बनाना शुरू किया जिसकी किनारी के ऊपर खुदीराम बोस लिखा होता था, और उस धोती को बंगाल के युवाओं ने गर्व के साथ पहनना शुरू किया कि ये स्वदेशी धोती है, ये खुदीराम बोस के नाम की धोती है। तो इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतने बड़े क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। और जब मुजफ्फरपुर की जेल में उनको 11 अगस्त को फांसी की सजा दी गई 1908 में, तो 1908 में ही मुजफ्फरपुर से दूर 11 साल का एक छात्र जो उड़ीसा में उस समय था, सुभाष चंद्र बोस, वो बहुत उद्वेलित हुआ। उसने अपने कमरे में खुदीराम बोस की अखबारों में जो फोटो छपी, उस फोटो की अखबारें की तस्वीरें निकाली और अपने पूरे कमरे में खुदीराम बोस की तस्वीरें लगा दी। और 11 साल के सुभाष चंद्र बोस के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने संकल्प लिया कि जैसे खुदीराम बोस ने अपने प्राणों की आहुति देश के लिए दी है, वैसे ही मैं अपने प्राणों की आहुति अपने देश के लिए दूंगा। तो इतना महान व्यक्तित्व खुदीराम बोस का था। क्या आपने किसी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा? क्या आपने कोई मूवी देखी? क्या आपने कभी किसी कांग्रेसी नेता को खुदीराम बोस का नाम लेते हुए देखा? ना हमें खुदीराम बोस के बारे में पढ़ाया गया, ना उसके बारे में बताया गया। यदि देश के नौजवानों को खुदीराम बोस के बारे में पढ़ाया जाए, बताया जाए, तो आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तित्व अपनी भारत की भूमि पर पैदा हो सकते हैं। खुदीराम बोस के बारे में जो ये सामग्री मैंने संकलित की, ये कई पुस्तकों को पढ़कर संकलित करनी पड़ी। किसी एक पुस्तक में ये सामग्री कहीं उपलब्ध नहीं होती है। क्यों? क्योंकि खुदीराम बोस जैसे व्यक्तित्व के ऊपर कभी रिसर्च नहीं की गई। मुजफ्फरपुर में वहां के लोगों ने खुदीराम बोस का एक स्मारक बना दिया, उसकी एक मूर्ति लगा दी। सरकारों की उदासीनता देखिए। बिहार में कांग्रेस की सरकार रही है, उसके स्मारक के पास लोग पेशाब करना शुरू कर दिया, उसके स्मारक के पास गुसलखाना, टॉयलेट बना दिया। हम अपने शहीदों और क्रांतिकारियों को सम्मान नहीं दे पाए। आज मुजफ्फरनगर का स्थान एक तीर्थ की तरह होना चाहिए, जहां पर खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। तो आज खुदीराम बोस के शहादत दिवस पर हम उनको श्रद्धा से नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और आपको भी मैं ये निवेदन करता हूं कि ये वीडियो सरकारों ने नहीं पढ़ाया, नहीं बताया। खुदीराम बोस ने अपनी जान हथेली पर रखकर उस समय वंदे मातरम और सोनार बंगला पत्रक 100, 200, 500 पत्रक वो लेकर गए, मेले में उन्होंने बांटे। उनको पता था कि पुलिस पकड़ेगी तो कोड़े मारेगी, जेल की सजा हो जाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस विचार को, इस क्रांति को पहुंचाऊंगा। आपके पास सोशल मीडिया है, मोबाइल आपके हाथ में है, आप चाहें तो कम से कम 5000 लोगों तक खुदीराम बोस की जीवनी को पहुंचा सकते हैं। आपको जेल जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्रांति करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोड़े खाने की आवश्यकता नहीं है। तो खुदीराम बोस ने जो काम किया, उस क्रांति के, उस देशभक्ति के विचार को जन जन तक पहुंचाया, वैसा ही संकल्प लेते हुए आपको भी जो राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की अच्छी चीजें लगे, उसको आप खुद लाइव कीजिए, आप खुद उसको प्रस्तुत कीजिए। मैंने जो बताया है उसको अपने शब्दों में, आप उतना नहीं तो उसका आधा, उसका 1/4 आप लाइव कीजिए, आप उसको लिखिए, आप उसका वीडियो बनाइए, आप उसको यूट्यूब पर अपलोड कीजिए। इस सारे मटेरियल पर कोई कॉपीराइट नहीं है। आप इसको जिस रूप में भी प्रयोग करना चाहें उस रूप में प्रयोग कीजिए, और आपको यदि ठीक लगे तो इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।